In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स एंड फीडबैक मैकेनिज़्म। हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस हमने स्टडी किया था, ये भी उसी की कड़ी है। देखें, हर बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर कुछ कंट्रोल सिस्टम्स पाए जाते हैं। ये जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स हैं। बेसिकली ये बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं और सेल के अंदर की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने में मदद देते हैं। यानी सेल का कंट्रोल सिस्टम अपना होता है और बॉडी का कंट्रोल सिस्टम अपना होता है। सेल के अंदर की एनवायरनमेंट को हम इंट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं और सेल के बाहर की एनवायरनमेंट को हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। तो इस ज़िम्न में अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। दो किस्म के कंट्रोल सिस्टम हैं, एक है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो और लिविंग कंट्रोल सिस्टम वो एक ही प्लान पे काम करते हैं। इनके जो तरीक़ेकार है, जो इसका अमल है वो सेम है। तो सबसे पहले हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। मसलन इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 रिसेप्टर या सेंसर, फॉर एग्जांपल थर्मामीटर, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करना, उसे रिसीव करना, यानी मॉनिटर टेम्परेचर चेंज फ्रॉम सेट पॉइंट। जो सेट पॉइंट दिया गया है यानी उस टेम्परेचर की में तब्दीली को वो डिटेक्ट करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, वो मालूम करते हैं। मतलब ओवन की बात कर लें तो ये है पहला पॉइंट, यानी कि रिसेप्टर, यानी कि रिसीव किया जाता है, जो स्टिमुलाई हैं उनको रिसीव किया जाता है। नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, इस चेंज को कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज दिया जाता है। तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, टेक एक्शन बाय स्विचिंग ऑन हीटर और कूलिंग यूनिट्स। अगर ज़्यादा गर्मी थी तो कूलिंग यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, अगर ज़्यादा ठंडक थी तो फिर हीटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है कंट्रोल सेंटर। इसका थर्ड जो कंपोनेंट है वो है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मीन्स वो चीज़ जो रद्द अमल का इजहार करे। शो रिस्पॉन्स बाय ड्रॉप और राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा था तो कम हो जाएगा, कम था तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो है आपका फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। इसी तरीके से अब हम लिविंग कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। वो भी इसी यानी कि जो हमारा प्लान है इसी पे, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि हमारा जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम वो भी इसी तरीके से काम करेगा। इसका जो पहला है पॉइंट वो है रिसेप्टर या सेंसर, डिटेक्ट एनी चेंज इन टेम्परेचर। किसी किस्म की अगर माहौल के अंदर टेम्परेचर की तब्दीली होगी तो ये जो रिसेप्टर है, सेंसर है, उसे डिटेक्ट करेगा। उसके बाद नंबर 2 है कंट्रोल सेंटर। लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है वो असल में ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। टेक एक्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर। तो कंट्रोल सेंटर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी के टेम्परेचर पर उसके असरात आ रहे हैं तो फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक करना पड़ेगा। चूँकि लिविंग थिंग्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो मखसूस रहता है। मसलन इंसान की अगर हम बात करें तो इंटरनल जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो कोल्ड टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि नैरो लिमिट में रहता है। तो कंट्रोल सेंटर उसे यानी कि वो क्या कर देता है, यानी टेक एक्शन लेता है, यानी टेम्परेचर को या बढ़ा देगा या घटा देगा। उसके बाद इफेक्टर्स की बारी आएगी। इफेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्स को शो करेगा। शो रिस्पॉन्स फॉर कूलिंग सिस्टम्स और वार्मिंग सिस्टम। या तो कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे या फिर वार्मिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी इसी तरीके से यानी कि कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं और हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है या सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, यानी नैरो रेंज में रखा जाता है। यानी ये एक किस्म की कंट्रोल सिस्टम्स की वर्किंग है, हाउ कंट्रोल सिस्टम वर्क। असल में
ये जो रिस्पॉन्स है बेसिकली यही फीडबैक मैकेनिज़्म है। फीडबैक मैकेनिज़्म जो है असल में यही रिस्पॉन्स है। तो यानी इसमें हम देखते हैं कि अब हम फीडबैक मैकेनिज़्म को डिफाइन करेंगे। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टेड रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सेंटर। चेंज को डिटेक्ट किया जाएगा और इफेक्टर के रिस्पॉन्स के लिए कंट्रोल सेंटर को सिग्नल दिया जाएगा। सिग्नल दिया जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसे हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो दो किस्म का हो सकता है। एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करें तो आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज द प्रोसेस। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिक्रीज द प्रोसेस। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स काम कर रहे हैं। हार्मोन के हवाले से बात करें, मेटाबोलाइट के हवाले, अदर मेटाबोलाइट के हवाले से बात करें, सॉल्यूट के हवाले से बात करें, टेम्परेचर के हवाले से बात करें, तो किसी भी कंपोनेंट की बात करें, एनवायरमेंटल कंपोनेंट की बात करें तो उसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो ज़्यादा जो है वो कार फरमा है। तो व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म? तो पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करेंगे। इन होम्योस्टैटिक प्रोसेस देयर इज एन इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू चेंज in external environment, as there is generally cooling effective response to warmth sensing in the external environment। जाहिर है तो कूलिंग रिस्पॉन्स पैदा होगा, इफेक्टर जो है वो कूलिंग रिस्पॉन्स पैदा करेगा, चूँकि यानी कि वार्मथ अगर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो अगर ज़्यादा है तो कूलिंग यूनिट्स एक्टिवेट हो जाएंगी। और अगर बाहर ठंडक ज़्यादा है तो फिर वार्मिंग यूनिट्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी। यानी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म यहाँ पर कार फरमा होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज द प्रोसेस। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म काम कर रहे होते हैं, यानी कि रिस्पांस का इजहार होता है, रद्द-ए-अमल का इजहार होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो हमारे इफेक्टर्स हैं वो रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। वार्मिंग यूनिट, अगर ठंडक ज़्यादा है तो वार्मिंग यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, और अगर गर्मी ज़्यादा है तो कूलिंग यूनिट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। इसी तरीके से सेल के अंदर के टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाएगा। अजीज़ बच्चों, ये आपने अपना अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आपका इंट्रोडक्टरी 3 जो हमारे लेक्चर थे, ये एक किस्म के इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस थे। इसमें हमने 3 जो है पॉइंट में इसको हमने ख़त्म किया है। तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की बात की और उसके मैकेनिज़्म की बात की। सेकंड में हमने कंट्रोल सिस्टम की बात की। थर्ड लेक्चर में हमने वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात की। अगर आप ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपके जो टॉपिक हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ आएंगे। तो थोड़ी सी बात मैं आपको फिर रिवाइज कर दूं कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो वर्क करते हैं फॉर होम्योस्टेसिस।